सिफिलिस एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से हो जाता है। सिफिलिस को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बोला जाता है क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के वजह से दूसरों इंसानों के अंदर स्प्रेड होना चालू हो जाता है। इस डिजीज का हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। Syphilis is a chronic sexually transmitted bacterial infection caused by Treponema pallidum, which infect the skin, mucous membranes and multiple organ systems. जैसे कि अब भी हमने देखा था कि सिफिलिस एक टाइप का क्रोनिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से हो जाता है। सिफिलिस एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज होता है जिस वजह से पेशेंट के स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स इन्फेक्ट होना चालू हो जाते हैं। सिफिलिस 4 मेन स्टेजेस में होता है। पहला है प्राइमरी सिफिलिस, इसके बाद है सेकेंडरी सिफिलिस, इसके बाद आते हैं लेटेंट सिफिलिस और लास्ट है टर्शरी सिफिलिस। इसी के साथ साथ एक और टाइप का सिफिलिस होता है जिसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट सिफिलिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ सिफिलिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि सिफिलिस किस वजह से होता है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सिफिलिस occurs due to infection with Treponema pallidum transmitted mainly through unprotected sexual contact or from mother to fetus via the placenta. The organism enters through minor cuts in the skin or mucous membranes and spreads via lymphatic and blood circulation. If untreated, progressive tissue damage involving the cardiovascular एंड नर्वस सिस्टम्स में अकर। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में समझा था कि सिफिलिस एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कि ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से हो जाता है। ये डिजीज दूसरों इंसानों के अंदर दो वजह से स्प्रेड होता है। पहला वजह है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर किसी पेशेंट को पहले से ही सिफिलिस इन्फेक्शन है, ये पेशेंट किसी दूसरे इंसान के सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, तो उस दूसरे इंसान के बॉडी के अंदर सिफिलिस इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा मेन वजह होता है मदर टू फीटस वाया प्लासेंटा। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट को सिफिलिस इन्फेक्शन है, तो काफ़ी चांसेस रहेंगे कि इस प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट के बॉडी के अंदर जो फीटस है, उस फीटस के अंदर भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने के प्लासेंटा के थ्रू। किसी भी इंसान के अंदर ये ऑर्गेनिज्म माइनर कट या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू बॉडी के अंदर चले जाता है और बॉडी के अंदर जाने के बाद लिम्फेटिक सर्कुलेशन या फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी में स्प्रेड होना चालू हो जाते हैं। अगर सिफिलिस इन्फेक्शन को टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया, तो इस इन्फेक्शन के वजह से हमारे बॉडी के जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होते हैं और जो नर्वस सिस्टम्स के टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज डैमेज होना चालू हो जाते हैं। सो ये तो था इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ सिफिलिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। इन प्राइमरी सिफिलिस a painless hard ulcer appears at the site of infection. In secondary syphilis, symptoms include generalized rash, commonly on palms and soles, fever, sore throat, lymphadenopathy, and malaise. Latent syphilis show no symptoms. In tertiary syphilis, long-standing infection causes destructive gummatous lesions, damage to major blood vessels of the heart, and also affects brain and nervous system. Congenital syphilis can occur in infants born to infected mothers. These newborn babies have deafness and defective tooth and nose. जब किसी भी पेशेंट को सिफिलिस डिजीज होता है, तो ये सिफिलिस डिजीज प्राइमरी स्टेज में होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस के वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर हार्ड अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि पेनलेस होता है, यानी कि इस अल्सर की वजह से पेशेंट को किसी भी प्रकार का पेन या फिर दर्द नहीं होता है।
अगर प्राइमरी सिफिलिस को टाइम पर ठीक नहीं किया गया, तो ये प्राइमरी सिफिलिस आगे चलकर सेकेंडरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाता है। जब पेशेंट को सेकेंडरी सिफिलिस हो जाएगा, तो सेकेंडरी सिफिलिस की वजह से पेशेंट के पाम्स एंड पैरों के जो सोल्स होते हैं, वहाँ पर रैश का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। पेशेंट को फीवर होने लगता है और पेशेंट को सोर थ्रोट भी होने लगता है। यानी कि पेशेंट के थ्रोट के अंदर पेन या फिर इरिटेशन जैसा महसूस होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को लिम्फ एडिनोपैथी हो जाता है। पेशेंट को मलेज कंडीशन भी प्रोड्यूस होने लगता है। यानी कि पेशेंट अनवेल फील करते हैं। पेशेंट का जो तबीयत है वो अच्छा नहीं रहने लगता है। अगर सेकेंडरी सिफिलिस को टाइम पर ठीक नहीं किया गया, तो आगे चलकर ये सेकेंडरी सिफिलिस लेटेंट सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेटेंट सिफिलिस के दौरान पेशेंट के बॉडी के अंदर कोई भी नए सिम्टम्स तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर इस लेटेंट सिफिलिस को भी ठीक नहीं किया गया, तो ये लेटेंट सिफिलिस आगे चलकर टर्शरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्टिव गमेटस लीजन्स हो जाते हैं। और टर्शरी सिफिलिस के वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर जो मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं हार्ट के, वो भी डैमेज होना चालू हो जाते हैं। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम्स भी अफेक्ट होना चालू हो जाते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड मदर किसी बच्चे को जन्म देती हैं, तो इस न्यूबॉर्न बेबी को भी सिफिलिस होने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस। अगर न्यूबॉर्न बेबी को कंजेनाइटल सिफिलिस हो जाता है, तो कंजेनाइटल सिफिलिस के वजह से इस न्यूबॉर्न बेबी को डेफनेस वाला प्रॉब्लम चालू हो जाता है। यानी कि इस पेशेंट को बहरापन वाला बीमारी होना चालू हो जाता है। इस न्यूबॉर्न बेबी के टूथ एंड नोज भी डिफेक्टिव होना चालू हो जाते हैं। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सिफिलिस के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि इस डिजीज को बिना किसी मेडिसिन या फिर ड्रग के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। एब्स्ट्रेन फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी अंटिल ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड। जिन पेशेंट को सिफिलिस डिजीज है, ऐसे पेशेंट का जब तक ट्रीटमेंट चालू है, तब तक इन पेशेंट को किसी भी टाइप के सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। प्रैक्टिस सेफ सेक्स यूजिंग कॉन्डम्स। सिफिलिस से बचने के लिए पेशेंट को सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना चाहिए और सेफ सेक्स कॉन्डम्स का यूज करके कर सकते हैं। स्क्रीन एंड ट्रीट सेक्सुअल पार्टनर्स। जिन पेशेंट को सिफिलिस डिजीज है, ऐसे पेशेंट को अपने पार्टनर का स्क्रीनिंग या फिर टेस्टिंग करवाना चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि उनके पार्टनर को सिफिलिस इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि सिफिलिस इन्फेक्शन हुआ है, तो ये सिफिलिस इन्फेक्शन जल्द से जल्द ठीक होने लगते हैं मेडिसिन के वजह से। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। जिन पेशेंट को सिफिलिस इन्फेक्शन है, ऐसे पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन लेना चाहिए, जिस वजह से उनको ये पता चल सके कि ये इन्फेक्शन किस वजह से स्प्रेड होता है, क्या क्या करना चाहिए कि ये प्रिवेंट हो सके, और क्या नहीं करना चाहिए कि जिस वजह से ये डिजीज न हो सके। तो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सिफिलिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सिफिलिस के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि इस डिजीज को मेडिसिन का यूज करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला मेडिसिन है बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं हर टाइप के सिफिलिस डिजीज को ठीक करने के लिए। दूसरा मेडिसिन है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होते हैं और ये मेडिसिन ज़्यादातर उन पेशेंट को दिया जाता है जिन पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जीज है। इसके बाद है सेफ्ट्राइएक्सोन। ये ड्रग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेडिसिन भी हर टाइप के सिफिलिस डिजीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सिफिलिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर सिफिलिस चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।